हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग अभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो एग्जामिनेशन हुई थी 2017 में उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने की है जहाँ पे 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन किए थे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं 61 to 120 क्वेश्चन करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग ALCLEO की जो एग्जामिनेशन हुई थी 2023 में उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये आपको वीडियो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, APFC की एग्जामिनेशन हो या ALCLEO की एग्जामिनेशन होगी, यहाँ सब जगह पे आपको लेबर लॉज, इंडस्ट्रियलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो फाइन ली जाती है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंदर में, वो कितने इंस्टॉलमेंट में ली जाती है? तो ये आपको ली जाती है आपको 1 इंस्टॉलमेंट में या 2 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1 टाइम में ली जाती है, या 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 या 4 में। तो जो भी फाइन इम्पोज की जाती है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत, वो आपको 1 टाइम बेसिस में ली जाती है। इट इज़ रिटेन इन द सेक्शन 8, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं ली जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जो मिनिमम वेजेज होती है फिक्स होती है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत, है ना। तो मिनिमम वेज होती क्या है ये पूछ रहे हैं, कैसे फिक्स होती है? बाय कंसिडरिंग द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे, कि एम्प्लॉयर कितना पे कर सकता है। जिसकी मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर की कैपेसिटी अंबानी जी की बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए वेज अलग हो जाएगा। टोटली रॉन्ग, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे। हाँ बिल्कुल, क्या कैपेसिटी है उससे हमको मतलब नहीं है। मिनिमम रेट जो होता है फिक्स करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना। तो उसमें बेसिक रेटेज, वेज और स्पेशल अलावेंस ये सब फिक्स होती है। इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे। एम्प्लॉयर की कैपेसिटी कम होगी तो कम वेज, और ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, ऐसा तो होगा नहीं। सो मिनिमम वेज जब भी होगा तो इसमें कैपेसिटी की बात नहीं है। लेकिन जब भी वेज हम फिक्स करेंगे तो किस एरिया में है इंडस्ट्री, है ना, और क्या इशू है, कितना इन्फ्लेशन है, व्हाट आर द कंसर्न, ये सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखना है, और कैपेसिटी पे कोई ऐसी बात नहीं है। अगला है कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज जो होगा वो किसने रिकमेंड किया था? ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट नेशनल लेबर कमिश्नर ऑन लेबर था वो कब सेटअप हुआ था, याद रखेंगे आप, ईस्वी तो याद ही रखेंगे कम से कम, 24 दिसंबर 1966 को, है ना। इसके जो चेयरमैन थे वो थे PB गजेंद्र गडकर, ये इनके चेयरमैन थे। और 1666 में कमेटी बनी थी, 1669 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, जितनी भी लेबर की प्रॉब्लम थी, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, उस सब में ये दिया था। सो फर्स्ट लेबर कमिश्नर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। होती है सेकेंड लेबर कमीशन, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर होता है, बनाई जाती है। तो ये आपको बनाई जाती है 15 अक्टूबर 1999। एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द ईयर। इसके जो चेयरमैन होते हैं ये भी याद रखेंगे, रविंदर वर्मा जी इसके चेयरमैन होता है। और ये रिपोर्ट जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट होती है, 2002 में ये सबमिट करते हैं, 2-3 साल बाद में। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर जो है ये आपको बनाया गया था 11 अगस्त 1987 को बनाई गई थी, कि रूरल लेवल के लिए क्या प्रॉब्लम है, रूरल लेवल की क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए रिकमेंडेशन देना। एंड इन्होंने 1991 में रिपोर्ट दिया था। क्लियर। कमिटी ऑन फेयर वेजेज जो है बनाई गई थी 1948 में ही बनाई गई थी, कि वेज स्ट्रक्चर कंट्री में कैसी होनी चाहिए। नाउ नेशनल जो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है वो आपको मिनिमम वेज जो है ना, फ्लोर लेवल का मतलब क्या हो गया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, है ना, मिनिमम वेज इससे कम नहीं कर सकता है। मतलब कहने का है कि स्टेट गवर्नमेंट, अब मान लीजिए कि ये वेज है 500 रुपये पर डे, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज 600 पर डे कर सकता है, 550 कर सकता है, बट 499 नहीं कर सकता है। फ्लोर लेवल है कि इससे कम तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता है वेजेस। दिस इज द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। और ये किस रिकमेंडेशन में था? तो ये नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेवल में आपको ये रिकमेंड किया गया था।
ठीक है। अगला है कि मिनिमम वेजेज एक्ट जो 1948 है वो किस लिए लाया गया था। मिनिमम वेजेज एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस। उसका पर्पस क्या था? जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे तो पर्पस और किसके लिए एप्लीकेबल है जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनिमम रेटेज ऑफ वेज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम रेटेज ऑफ वेज इन एवरी एम्प्लॉयमेंट, हर एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं ना, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? द एम्प्लॉयमेंट विच इज मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। एक्ट के नीचे शेड्यूल होता है ना, ठीक है। मिनिमम वेजेज इन इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री तो होगा नहीं, लिविंग वेजेज नहीं। सो मिनिमम रेटेज ऑफ वेजेज इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नॉर्म वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द 15th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज। होती है 15वीं सेशन किसकी? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की। कब होती है? 11 से 12 जुलाई 1957 में। कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में। क्या होते? चेयरमैन कौन होते हैं? गुलजारी लाल नंदा चेयरमैन होता है, ठीक है। तो वहां पे कुछ चीजें बताई गई थी। क्या चीज बताई गई थी? उन्होंने बताया था कि 3 कंजम्पशन, एक अर्नर के लिए 3 कंजम्पशन यूनिट आप मान के चलो। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट इनटेक 2700 कैलोरी। आपको मान के चलना है कि हर एवरेज इंडियन एडल्ट को 2700 कैलोरी कम से कम फूड चाहिए ही चाहिए। और आपको पर एनम जो है क्लॉथिंग रिक्वायरमेंट टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ 18 यार्ड्स पर एनम। पर फैमिली जो है वो 72 यार्ड की बात की गई थी वहां पे, ठीक है। तो पर एनम पर पर्सन अगर बात करें पर कैपिटा तो इट्स 18 यार्ड्स क्लॉथिंग भी जरूरत है। ये भी ध्यान रखना है कि मिनिमम वेजेज के करने में। इसके बाद फ्यूएल, लाइटिंग, अदर मिसलेनियस आइटम 20 पर, जो मिनिमम वेज होगा 20% हम वेटेज देंगे इसका, मतलब कपड़े का, फूड का और फ्यूएल, लाइटिंग वगैरह का इतना देंगे। ये सब ध्यान हमको रखना है। फिर रेंट का भी था। एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वेशन एटीसी, ये 25% रखता है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं था, ठीक है। अगला है कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत रेट ऑफ मिनिमम वेजेज विच आर फाइनली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट एंड अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइड्स कम्स इनटू फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। होता क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटी बनाती है कि भैया बताओ, हमको एडवाइज करो कि भैया कितना मिनिमम वेट होना चाहिए। जब वो बताता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो फिर ऑफिशियल गजेट में इसको पब्लिश करती है कि भैया आपको सबको पता हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन नोटिफिकेशन का कम से कम 2 मंथ के बाद वो लागू होता है। 2 मंथ तक नोटिफिकेशन दे दिए, 2 मंथ तक, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट सब तैयार होता है। 400 को 500 कर दिए तो फिर उसके अनुसार से उसको सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना। तो 2 मंथ का कम से कम नोटिफिकेशन के बाद ही वो जो मिनिमम वेज नया फिक्स किया जाएगा वो लागू होगा, ठीक है। अगला है कि मिनिमम वेज की रिव्यू मिनिमम वेजेज के अंतर्गत कितने साल के अंदर में होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है हर 5 साल पे कम से कम एक बार आपको रिव्यू होनी ही चाहिए, ठीक है। अगला है कि वेज के डेफिनेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है वेजेज एक्ट 1948 के तहत। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस रिकमेंडेशन, एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, एनी अदर अमेनिटी अगर आप दे रहे हैं तो ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा है कि एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड। अगर मान लीजिए एक होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो वेज में इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल वेज में इंक्लूड नहीं होता है। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द वेज। हाउस एकोमोडेशन, अगर आपको मेडिकल अटेंडेंस दिया जा रहा है, अलग से लाइट दी जा रही है, वाटर दी जा रही है, घर दी जा रही है, ये सब आपको जो है नहीं इंक्लूड होता है वेजेज में। तो इन तीनों में से कोई इंक्लूड नहीं होगा वेज में से, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर?
अगला है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो 1970 था उसमें चेयरमैन और चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के अलावा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत बार क्वेश्चन किए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के सेक्शन 3 में बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी एक सेंट्रल एडवाइजरी लेबर बोर्ड और उसमें एक चेयरमैन होंगे। चेयरमैन जो होगा वो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सीएलसी जो होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 17 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, सेम अगर स्टेट का रहेगा तो 11 से ज़्यादा मेंबर इसके अलावा नहीं होगा। सो चेयरमैन होंगे, चीफ लेबर कमिश्नर और 17 और मेंबर हो सकते हैं, है ना। ठीक है, 11 से कम नहीं होता है, सो नॉट लेस देन 11 और नॉट ग्रेटर देन 17। ठीक है ना, 11 से कम होना चाहिए ना 17 से ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट इज रिटेन इन द ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में किस एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जहां पे 50 वर्कमैन कम से कम काम करेगा, मिनिमम 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12, पिछले 12 महीने में कम से कम 50 वर्कमैन अगर काम कर रहे होंगे तो नहीं, गलत। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है 20 या 20 से अधिक वर्कमैन अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे पिछले 20 महीने में, पिछले 12 महीने में तो वो एप्लीकेबल होगा। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, तो आंसर तो बी हो ही गई। वर्क ऑफ एन इंटरमीडिएट नेचर इज परफॉर्म फॉर मोर देन 120 डेज इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सीजनल कैरेक्टर का होगा तो 60 डेज, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी। फिर से है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। अगेन द सेम क्वेश्चन, चेयरमैन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, और एक लेबर कमिश्नर होगा जो, जैसे वहाँ पे सीएलसी था वहाँ पे लेबर कमिश्नर जो है एक्स ऑफिशियो होगा, और बाकी 9 से कम नहीं, 9 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं। वहाँ 11-17 था, यहाँ 9-11 है। ठीक है, मेंबर टोटल आफ्टर चेयरमैन एंड एक्स ऑफिशियो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कितना कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी एक फैसिलिटी कैंटीन की। तो सेक्शन 16 में अगर जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कम से कम 100 लोग 100 वर्कर अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एक कैंटीन की सुविधा। अगला है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में कॉन्ट्रैक्टर का जो डिफिनीशन दिया हुआ है, डिफिनीशन दिया होगा तो सेक्शन 2 में ही दिया होगा, है ना। तो 2 और 2C में कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनीशन दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा एक्सक्लूड है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जो आपको किसी एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ गुड्स और इसका सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी देता है, या उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, तो एक सब कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब कि किसी इंडस्ट्री का कुछ पर्टिकुलर काम अगर आप कर रहे हो अलग से ला करके, कि भाई जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिए और वो काम करवा दिए उसका। जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री का, किसी इंस्टीट्यूशन का कोई काम है, वो आप 10 लोग ला करके काम करवा दी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन में है। सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट के किसी काम के लिए आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहे हो, उसको दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर के डिफिनेशन में आ जाओगे। अगर गुड्स की, आर्टिकल की सप्लाई कर रहे हो तो वो कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा। मेयर सप्लाई इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सप्लाई कर रहे हो, या आप सब कॉन्ट्रैक्टर हो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है, या आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेकर के कोई उस इंडस्ट्री का वर्क कर रहे हो कि भैया इतना हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, ये काम हम कर देते हैं। सो मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल, ये जो है सो नहीं होगा। सिर्फ आप सप्लाई कर रहे हो तो वो कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट लेवल की कहाँ बात हो गई। तो सी शुड नॉट बी, सी इज द, सी एक्सक्लूड्स। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेन बाई और विद द प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग ऑफ। बोला कि कुछ भी अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंप्लेन होता है, तो कोई भी कंप्लेन जो होगा कोर्ट में कैसे जाएगा,
जब तक इंस्पेक्टर उसको जो है सो अप्रूव नहीं करेगा। समझ में आ गया? पहले आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो पहले इंस्पेक्टर से आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर जब बोलेगा देन यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, दिट इज रिटन इन द सेक्शन 26। चाइल्ड लेबर एक्ट जो 1986 है उसके पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। सो पार्ट 1 तो में सेक्शन 1 एंड 2 आती है, पार्ट 3 में आती है रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये आपको रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क कम्स अंडर द पार्ट 3। ठीक है, ये बाकी ये सब जो है तो पार्ट 3 में कौन सा आता है, तो पार्ट 3 में ये सेक्शन 6 से लेकर 13 तक कंडीशन रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क आता है। ठीक है, अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द इंस्पेक्टर अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। सेक्शन 16 में, अगर 17 में जाइएगा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में, तो उसमें है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं बार बार बोलता हूँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब अगर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा वहाँ स्टेट गवर्नमेंट। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड। अब चाइल्ड इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ, सेक्शन 3 में जाइएगा तो कौन कौन जगह पे चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत नहीं है। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में चाइल्ड जो है सो वर्क कर सकता है, मूवीज वगैरह में, है ना। रेस्टोरेंट, होटल, चाय, ये सब में नहीं कर सकता है काम, है ना। गुड्स और मेल्स बाय रेलवे के द्वारा रेस्टोरेंट है, होटल है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, यहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, है ना। देखते हो ना मूवीज वगैरह में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्प्रेड ओवर द डेली आवर्स ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग इंटरवल फॉर रेस्ट, टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर वर्क अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर हो सकता है डेली वर्क का आवर? 6 आवर होना चाहिए। इसी 6 आवर में आपको रेस्ट भी मिलना चाहिए। 3 घंटे से ज़्यादा लगातार आप काम नहीं करा सकते हैं, और 3 घंटे पे 1 घंटे का रेस्ट है, और टोटल 6 आवर से ज़्यादा आप नहीं करवा सकते हो चाइल्ड से वर्क। सो दिस इज द 6 आवर्स। Which of the following is not true with respect to the amendment introduced by the Child Labor Amendment Act 2016 के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, नाउ चाइल्ड लेबर एक्ट में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ऑफेंसेज अंडर द एक्ट आर मेड नॉन कंपाउंडेबल, ऐसा है क्या? अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो अगर सेक्शन 14 में डी में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं, प्रोवाइड्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलसेंट। अगर कोई भी 2016 में अमेंडमेंट जो लाई गई थी चाइल्ड लेबर एक्ट में, उसमें एक प्रोविजन थी कि कोई भी चाइल्ड एडोलसेंट जो वर्क कहीं पे एम्प्लॉयड होगा, कहीं पे आप गए और कहीं पे देखे कि आप चाइल्ड कोई एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहा है, एंड यू फाइंड दैट कि दैट ऑर्गेनाइजेशन वायलेटेड द चाइल्ड एक्ट जो 1986 वाला है, तो उसमें जो बच्चे वहां से आप छुड़ाओगे, उस बच्चे को रिहैबिलिटेट करना है, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपको अमेंडमेंट हुई थी। दूसरा है कि इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सिक्योर करना है कि टाइम पे हर एस्टेब्लिशमेंट में ये देखना है कि कोई बच्चे को तो काम नहीं करवाया जा सकता है, करवाया जा रहा है। ये 17 की बी में लिखा हुआ है, सेक्शन 17 बी में। ठीक है, तीसरा है कि ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉयर पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट आर मेड कॉग्निजेबल। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज सेक्शन 14A में आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट को वायलेट करता है तो वो पनिशेबल है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉग्निजेबल। तो ये भी सही है, तो बी सी डी सही है। अब ए की बात करते हैं, ऑफेंस अंडर द एक्ट आर मेड नॉन कंपाउंडेबल। ये आपको सेक्शन 14D में लिखा हुआ है कि इट इज कंपाउंडेबल। ठीक है, कंपाउंडेड एनी ऑफेंस कमिटेड, अगर पहली बार किया गया है दैट इज कंपाउंडेबल, बार बार करेगा तो नॉट कंपाउंडेबल। ठीक है, सो ए गलत है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 10 पर्सन एम्प्लॉयड इन अ शॉप एंड देयरफॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 बिकम्स एप्लीकेबल टू द शॉप। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि 3 एम्प्लॉय रिजाइन कर देते हैं सर्विस से, ठीक है, तो 10 एम्प्लॉय है तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट जो है सो आपको लग गया उसमें। 10 से अधिक एम्प्लॉय होगा तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट होगा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि 3 एम्प्लॉय जो है उसमें छोड़ देता है, तो अब बोल रहा है कि एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर आप सेक्शन 1 में जाएंगे तो एप्लीकेबिलिटी एक्ट की लिखी रहती है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होगी वहाँ पे 10 से अगर मान लीजिए किसी टाइम में थोड़ा दिन के बाद छोड़ दिया, बिलो हो गया, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। ESIC में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में भी है कि द एक्ट विल कंटिन्यू टू एप्लीकेबल ऑन द शॉप। क्योंकि 10 बंदे जब ज्वाइन किए तो उस समय वो एप्लीकेबल थे, अब 3 छोड़ दिया तो इसका मतलब 7 को भी बेनिफिट हटा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तो ये एप्लीकेबल ही होगा। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी का रेट ऑफ कितना है, तो देखिए इसमें क्या है, हर ईयर ऑफ सर्विस के लिए, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना, के लिए आपको 15 दिन की वेज बनती है, ठीक है। सो 15 डेज वेजेज फॉर एवरी कंप्लीट, 1 साल की आप सर्विस किए तो 15 दिन का वेज आपका ग्रेजुएटी में जमा हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय पर्टिकुलर सीजन में कोई एस्टेब्लिशमेंट चलती है तो उस केस में क्या होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी हर सेशन के लिए 7 दिन का वेजेज उसमें रखेंगे, हर सेशन के लिए 7 दिन का वेज रेगुलर होगा, तो 1 ईयर के लिए 15 दिन का वेज, और सीजनल होगा तो हर सेशन के लिए 7 दिन का वेजेज आपको ग्रेजुएटी में रखा जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के तहत द एम्प्लॉय हु इज रिक्वायर्ड टू मेक नॉमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंड प्रोविजन ऑफ दिस, कितना दिन की सर्विस जरूरत है, हर एम्प्लॉय जो कम से कम 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर दिया होगा उसको देना पड़ेगा एक नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है, कि अगर कुछ हो जाएगा तो किसको पैसे मिलेंगे, तो कम से कम 1 साल की सर्विस हो जाएगी तब आपको नॉमिनेशन देना है, ठीक है, आपके पैसे को कौन लेगा बाद में, है ना। सेक्शन 2A ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूअस सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर, जैसे लिखे है ना कि कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक, कैसे नंबर ऑफ डेज काउंट होगा। नाउ ले ऑफ अगर कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है ना, तो अगर ले ऑफ कर रहा है किसी एस्टेब्लिशमेंट से 10 दिन के लिए अगर आप हटा रहे हो, 15 दिन के लिए हटा रहे हो, तो दैट सर्विस इज काउंटेड इन द कंटिन्यूअस सर्विस। कुछ दिन आप लीव विथ वेज लिए, ठीक है ना, लीव कौन सा लीव, जो प्रीवियस ईयर में अर्न किए थे वही लीव तो आप ले रहे हो ना, अर्न लीव, तो लीव विथ तभी तो वेज मिल रहा है, अगर आपके पास लीव नहीं होगा तो लीव विदाउट वेज हो जाएगा, तो लीव विथ फुल वेज ले रहे हो, दैट्स मीन्स दैट लीव इज अर्नड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो ये भी आपको कंटिन्यूअस सर्विस में उस लीव डे भी काउंट होगा। मैटरनिटी लीव दैट इज ऑल्सो इन द एक्ट, तो वो भी आपको काउंट होगा, ठीक है। इलीगल स्ट्राइक आपने किया है, लीगल स्ट्राइक तो ठीक है, इलीगल स्ट्राइक किए हो, आपको पता चल गया कि स्ट्राइक इलीगल है, तो उसको भी याद करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो उसको लगेंगे, उसको कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं काउंट करेंगे। समझ में आ गया, सो डी शुड बी द आंसर। अब है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है 1996 में, उसमें अगर क्रेच की फैसिलिटी देनी है साइट वर्कर के लिए तो कितने फीमेल कम से कम वर्क करने चाहिए। अगर सेक्शन 35 में जाइएगा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में, वहाँ सेक्शन 35 में लिखा हुआ है कि हर वो प्लेस जहाँ पे कम से कम 50 फीमेल वर्क कर रही है वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी एक क्रेच फैसिलिटी का। अब ये कह रहा है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के तहत
कितने बिल्डिंग वर्कर्स होंगे, तो आपको एक बनाई जाएगी सेफ्टी कमेटी। तो 500 या उससे अधिक वर्कर अगर होंगे जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पर बनानी पड़ेगी एक सेफ्टी कमेटी, जहाँ पे एम्प्लॉई की तरफ से भी लोग रहेंगे और एम्प्लॉयर के रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन सा चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या हो गया, सेक्शन 2D में जाइएगा तो लिखा होगा कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसको तोड़ना है, डिमोलिशन है, देन तो ये सब जितनी भी होगी वो आपको आ जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर में। प्लांटेशन इज डिफरेंट एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग जो होगा वो आपको चला जाएगा माइंस एक्ट 1952 में, प्लांटेशन 1951 वो वाले में चला जाएगा। सो 1 and 2 शुड बी द आंसर। कंस्ट्रक्शन में यही होगा, तोड़ना, जोड़ना, ये सब है ना, नया बनाना, बाउंड्री चेंज करना, चीज़ें चेंज करना, ये 1 and 2 आएगा। फिर से है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के तहत एक बनाई जाती है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी कमेटी, स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी कमेटी। उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं? सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर कौन होंगे? स्टेट एडवाइजरी कमेटी जो होंगे उसके चीफ इंस्पेक्टर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे। कौन होंगे? चीफ इंस्पेक्टर। और इसमें चेयरपर्सन कौन होंगे? वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर से 2 लोग होंगे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा मेंबर होना चाहिए और 11 से कम, ठीक है। फिर से वही है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के तहत इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज बेनिफिशियरी ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड a worker must have been engaged in building and other construction work during the preceding 12 months for at least। अब बेनिफिशियल देखिए, अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा बेनिफिशियरी की, मान लीजिए उसको कोई इशू होगा तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा वेलफेयर, किस चीज़ें पैसे दी जाएंगी, तो 18 साल की एज तो पहले होनी चाहिए, ठीक है, और 60 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज होना चाहिए और पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन अगर काम किया होगा वो, तो उसको आप जो है सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का रजिस्ट्रेशन उसकी हो सकती है। अगला है कि उसी एक्ट के तहत व्हाट इज द मैक्सिमम वेट विच एन एडल्ट वुमेन परमिटेड टू कैरी। सर पे जो लेके चलते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में तो विमेन कितना वेट तक मैक्सिमम लेके जा सकती है? तो दैट इज द 30 किलो से ज़्यादा विमेन नहीं लेके जा सकती है माथे पे रख के, नॉट परमिसेबल। वानाक्राई क्या है? टर्म वानाक्राई क्या है? ये आपको रैंसमवेयर अटैक था, साइबर अटैक था, 2017 में हुआ था, तो उस समय न्यूज में था। ये आपको जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से कंप्यूटर चल रही थी, माइक्रोसॉफ्ट से, उसको टारगेट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? तो अभी 9th से कोई मतलब नहीं है। 2025 की जो ब्रिक्स समिट हुई है वो आपको 17वीं है, 17th थी, और वो हुई थी ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो में, ठीक है। तो 17वीं जो ब्रिक्स समिट हुई है 2025 में वो हुई है कहाँ? ब्राज़ील में, ये याद रखेंगे। अगला है कि बिसाइड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के मेंबर कौन कौन है? 6 कंट्री थी, इंडिया और 5 और कंट्री है, इंडिया और 5 एशियन कंट्री है। 1 इज द कंबोडिया, 1 इन द लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये आपको 2000 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे जो इस रिवर बेसिन, जो गंगा रिवर बेसिन के और मेकोंग रिवर बेसिन के आसपास में लोग रहते हैं, उनसे कैसे अच्छे कांटेक्ट बढ़ाया जाए, कल्चर को लिंक किया जाए, ठीक है ना, ये सब इनका जो है सो आपको पर्पस था। अगला है कि नो इंडिया प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? तो नो इंडिया प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टार्ट किया था, जिसमें इंडियन डायस्पोरा का जो कंट्री के साथ रिलेशन को बढ़ाना, ठीक है। जैसे
जो पर्सन इन इंडियन ओरिजिन है, एनआरआई यूथ है, उसको इंडिया के सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस या कल्चरल हेरिटेज के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो सब बताना है, सो दैट कि उसकी बॉन्ड इंडिया से बने। ठीक है, अगला है ई माइग्रेट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। ई माइग्रेट जो प्रोजेक्ट है ये वैसे एम्प्लॉयमेंट जो फॉरेन में है ना, लेस एजुकेटेड पर्सन सब जो चले जाते हैं फॉरेन में, है ना, तो वहाँ पे उनके एम्प्लॉयमेंट को देखने के, रेगुलेट करने के लिए आपको जो है सो ये है। सो इट फैसिलिटेट इमिग्रेशन ऑफ ECR कैटेगरी ऑफ इमिग्रेंट्स गोइंग टू नोटिफाइड कंट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्सन। ठीक है ना, लेस एजुकेटेड पर्सन के लिए आपको है। 18 ECR कंट्रीज हैं उसमें आपको। क्लियर? नाउ इट इज इंटीग्रेटेड विद द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल ये भी सही है, इट इज इंटीग्रेटेड विद द पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। इसको सबसे मिलाया गया है। ठीक है, यहां पे कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उस सबको रेगुलेट करने के लिए ई माइग्रेट सिस्टम बनाई गई है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो द आंसर इज 1, 2 and 3। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान। तो ये गाजी अमनुल्लाह खान मेडल, आमिर अमनुल्लाह खान मेडल, जिसको ये आपको गाजी अमनुल्लाह खान मेडल भी बोलते हैं, वो अफगानिस्तान का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। ये जो वहाँ के राजा थे अमनुल्लाह खान, उनके नाम पे आपको बनाया गया है, जो 1919 से 1929 तक आपको रूल किए थे। इन्होंने कंट्री को पूरा मॉडर्नाइज किया था। ठीक है ना, तो ये आपको अफगान नेशनल को भी दिए जाते हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज को भी दी जाती है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ ऑंग सान सू की। ठीक है, आंग सान सूची का आधिकारिक पद कौन सा है? ये थे स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार। ये पद ना 2016 में क्रिएट किया गया था, क्योंकि कुछ कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान थे जिस कारण से ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी। कौन? आंग सान सूची। तो इनके लिए आपको एक्ट में डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर के सिमिलर में। ये 2021 तक आपको उस पद पे रही थी। वो नहीं बन सकती थी कुछ भी, प्रेसिडेंट वगैरह, तो इसके लिए एक पोस्ट बनाई गई थी स्टेट काउंसलर, एकदम प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज नॉट ट्रू। पहला कह रहा है कि NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन का नेशनल रजिस्टर तैयार करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है पहला स्टेप है। बिल्कुल सही है। डिजिटल डाटाबेस है NPR, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डाटा, जितने भी रेसिडेंट है कंट्री का। इट इज बीइंग क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप रूल्स 2003। बिल्कुल सही बात है। A digital database of demographic data of around 120 crore personal has been created। बिल्कुल सही है। Currently digitalization being carried out by the central government। ये गलत बात है, अभी कोई ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। Recently the government of India has conducted the socio-economic caste census all over the country। Which of the following agency ये आपको लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया था? जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, तो कौन किया था? रूरल एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किया था, अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साथ दिया था। ये पूरी जो है सो इसमें टेक्निकल सपोर्ट जो देती थी वो थी कौन? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। समझ में आ गया? नोडल एजेंसी जो है सो रूरल में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का, और अर्बन में ये थे। ठीक है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट और कंप्लीट लॉजिस्टिक एंड टेक्निकल सपोर्ट जो दे रही थी वो दे रही थी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। पॉल ब्यूटी वाज अवार्डेड मैन बुकर प्राइज 2016। हम बात करते हैं 2024 में बुकर प्राइज किसको मिला है? ये मिला है सामंथा को। किसको मिला है? सामंथा हार्वे। किस चीज के लिए मिला है? ऑर्बिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अगला है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथराइज द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकते हो, किस ग्राउंड पे? अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट में जाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें जाएंगे और थर्ड नंबर देखेंगे तो वहां इट इज रिटेन दैट कि प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन concerned with security of state, maintenance of public order, maintenance of supplies services essential to the community। ये आपको 3 चीज ऐसी बताई गई थी जिसमें आपको आप लॉ बना सकते हैं। दैट इज रिटन इन द कंकरेंट लिस्ट थर्ड नंबर। सो 1, 2 and 3। प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विस ऑफ इसेंशियल टू द कम्युनिटी। ये आपको इसके आधार पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का रूल्स बना सकते हो। मनी विल के बारे में बात कर रहा है। मनी विल क्या होता है? तो 110 आर्टिकल में लिखा हुआ है मनी विल का डिफिनीशन। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, बिल्कुल सही है। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही है। कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड का कस्टडी वाला, ये भी सही है। फाइन को इम्पोजिशन करना, है ना, या कोई पेनाल्टी लगाना, दिस नॉट कम्स अंडर द मनी विल। ठीक है। अगला है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 21 साल से वोटिंग एज 18 साल कर दी गई थी। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 1988 में, वहाँ पे वोटिंग एज जो होगा लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। ये कौन सी में है? 42 में। 40 में किसके बारे में? पंचायत की बात है, ये होना नहीं है, पंचायत की बात है। 41 में क्या है? राइट टू वर्क, है ना, राइट टू वर्क, है ना। 43 में लिविंग वेज की बात है, लिविंग वेज। 42 में है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है। 43A है और 43B भी है। 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और B में है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना है इसको। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज और अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट हैव बीन प्रोहिबिटेड। कहाँ लिखा हुआ है भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आप जाइएगा अगर, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है सो कम्स अंडर द आर्टिकल 23 एंड 24, वेयर इट इज रिटेन दैट कि फोर्स्ड लेबर और चिल्ड्रेन का किसी डेंजरस एम्प्लॉयमेंट में आपको फैक्ट्री या डेंजरस एम्प्लॉयमेंट्स में उसकी जो है सो नौकरी नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। और 23 में क्या है? ये तो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट वाले 24 में है, और 23 में क्या है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। अगला है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे द कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑल वर्कर। ये है आपको किसमें? आर्टिकल 43 में अभी हम बात किए हैं। लिविंग वेजेज, है ना, कंडीशन ऑफ वर्क, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए। सो दैट इज रिटेन इन द आर्टिकल 43। 41 की हमने बात किया ही है, राइट टू वर्क। 39 में आपको अगर बात करेंगे तो कुछ ABCD करके EF करके है, सम प्रिंसिपल्स विच शुड बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये स्टेट को वेलफेयर, पीपल की वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। दैट इज द 38। इन इंडिया ऑल पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को देना या हटाना, ये किसके अंदर आती है? सो दैट कम्स अंडर द पार्लियामेंट परव्यू। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है ये सब जो है टर्मिनेशन हो या एक्विजिशन हो, ये आप सब कौन डिसाइड करेगा? दैट इज द पार्लियामेंट। अब अगर एक्वायर करना है सिटीजनशिप, उसके
5 तरीके होते हैं, या तो बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और कोई टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन हो रही है तो। लॉस हो सकते हैं रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। ठीक है, डिटेल में विल स्टडी इन लेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन करते हैं। अगर आप आर्टिकल 56 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाएंगे, ठीक है, तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सो 5 साल के लिए आएंगे ऑफिस में, ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को दे करके रिजाइन कर सकते हैं। सो द रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मस्ट कम्युनिकेट विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और वो जो है सो आपको लोकसभा के स्पीकर को बताएंगे। ठीक है, सो बी शुड बी द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग बॉडीज डिसाइड अबाउट डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई दिक्कत होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, तो 71 आर्टिकल में जाइए, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन राइट इन इंडिया नॉट करेक्ट। अब देखिए, सिटीजन की राइट जो हैगा, जो सिर्फ सिटीजन को है, ओनली टू सिटीजन, ये कौन कौन है? 15 आर्टिकल, 16, 19, 29, 30, ये फॉरेनर को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट है वो दोनों को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन राइट इज नॉट करेक्ट। फंडामेंटल राइट आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन, सिर्फ सिटीजन के लिए, ऐसा नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ अपने सिटीजन के लिए है, बाकी जो है सो फॉरेनर्स के लिए भी है। तो ये जो बोला है कि फंडामेंटल राइट जो एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन है, वो हो गया गलत। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, जैसे 11 है, 20 है, ठीक है, 11:20 है, फिर 20 मिनट ऐड कीजिए, 11:40 हो गया, फिर इसमें 40 मिनट ऐड कीजिए, 12:20 हो गया, फिर इसमें 60 मिनट ऐड कीजिए, तो ये 1:20 हो गया, फिर इसमें 80 मिनट ऐड कीजिए, फिर 2:20 हो गया, 40 मिनट हो गया, फिर इसमें 100 मिनट ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे 4:20। तो आंसर हो जाएगा 1:20। ठीक है, अगला है कि कॉलेज को ऐसे लिखते हैं तो फॉरेन को कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। सी को डी लिखा, MNO, LMN, ओके, सो सी पे +1 D, OMNO, अच्छा -1 हो गया। ठीक है, फिर L के पास +2N, फिर JKL, अच्छा -2, मतलब ये टर्म हो रहा है +1 -1 +2 -2। ठीक है, नाउ फॉरेन को लिखिए। फॉरेन में अगर +1 करेंगे तो F+1G, फिर O में -1 करेंगे तो MNO, फिर R में +2 करेंगे तो RST, R में E में -2 करेंगे तो ये C, इसके बाद I में +3 करेंगे तो L, JKL है ना, और G में -3 करेंगे तो D, और N में +4 करेंगे तो हो जाएगा R। तो आंसर हो जाएगा A। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स इफ ABCD आर टू बी सीटेड इन ए रो, C and D आर नॉट टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर एंड B इज नॉट टू बी द थर्ड प्लेस। ठीक है, नाउ A ये जो है सो आपको 4 है। ठीक है, ABCD है। ठीक है, तो ABCD 4 है। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि ABCD आर टू बी सीटेड इन रो, C एंड D आर नॉट एडजेसेंट, मतलब C D एडजेसेंट नहीं है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि A को हम अगर फिक्स करते हैं तो
बी इज नॉट एट द थर्ड प्लेस, मतलब बी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है, ठीक है, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो बी हो गया, और सी डी हमारा ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि सी डी बोल रहा है कि सी एंड डी आर नॉट बी एडजेसेंट। ठीक है, तो या तो डी सी ऐसे होगा, तो डी सी ऐसे होगा तो बी यहाँ पे, इसका मतलब पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ए तो पहले स्थान पे कभी हो ही नहीं सकता है। सो ए इज एट द फर्स्ट प्लेस, जो बोल रहा है ए इज एट द फर्स्ट प्लेस, वो कभी नहीं हो पाएगा। ए इज एट द फर्स्ट प्लेस क्यों, अगर फर्स्ट प्लेस पे हम रख दिए, ठीक है, तो अब बी बोल रहा है थर्ड पे होगा नहीं। ठीक है, तो बी थर्ड पे होगा नहीं तो बी नहीं होगा। अगर बी को अगर मान लीजिए यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, अगर बी यहाँ रखेंगे तो सी डी यहाँ होगा, जो कि नॉट पॉसिबल। बी यहाँ रखे तो सी डी यहाँ होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बोला कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ए पहला स्थान पे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ए तो पहला स्थान पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर आर असाइंड टू इंग्लिश लेटर ए टू जेड। ओके, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 26वां प्राइम नंबर जो होगा 101 होगा, ये तो मत पता है। तो ए का ए से लेकर के सबका लिखेंगे, है ना, ए से लेकर जेड तक का। तो जेड प्राइम नंबर को असाइन किए 101 नंबर। ठीक है, और ए प्राइम नंबर को 2। अब पूछ रहा है कि मैट का बोलो, तो मैट का ए को तो प्राइम नंबर 2 रखें। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, मैट को अगर लिखेंगे तो ये 2 बीच में, इसी 2 में है। इसका टी का 71 ये बोल ही रहा है। नाउ आई हैव टू सर्च कि एम कौन सा नंबर है। ठीक है ना, ठीक है, तो एम जो नंबर है उसका देखना है। तो एम जो है टोटल 13th नंबर है। तो ठीक है, तो अब हम लोग प्राइम नंबर लिखेंगे 2, 3, 5, 7। ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ठीक है, और 4 3 12 हो गया, और 13 में कौन सा हो गया, 41। तो 13वें नंबर पे कौन सा होगा, 41। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स 41, 167। इसको ऐसे अब सारे को बैठ करके ए से जेड तक लिखते तो ये आपको, सॉरी ये होगा ना, ये तो पहले ही काट दिया था। सो दिस वन इज द आंसर, डी। ठीक है, समझ में आ गया। 1 से लेके 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो 26वां प्राइम नंबर, 100 के बाद प्राइम नंबर वो नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं कटता है। ठीक है, तो हमें ए का चाहिए, तो ए का तो प्राइम नंबर 2 हो गया, असाइन कर दिए, क्योंकि ए से जेड तक को आपको प्राइम नंबर से असाइन करना था। जेड का 101 हो गया, तो फिर अब हमको क्या देखना था कि 13वां नंबर का पता करना था। तो ठीक है, अगला है कि ऑल द पेन्स आर पेपर, ऑल द पेन्स आर पेपर, सभी पेन पेपर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द पेपर्स आर बोट, अच्छा, ऑल पेपर्स आर बोट्स, सम बर्ड्स आर पेपर, सम बर्ड्स आर पेपर। ठीक है, ये आपको बोला है कुछ बर्ड्स जो है सो पेपर है। तब कुछ बर्ड्स पेपर है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ऐसा बने। ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि ऐसा बने, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन। सम बोट्स आर बर्ड, कुछ बोट्स बर्ड होंगे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए बोट, तो कुछ देखो, कुछ पेपर है, तो ये तो कुछ पार्ट तो बोट वाला लेगा ही लेगा, है ना, किसी भी कंडीशन में। तो सम बोट्स आर बर्ड, ये सही होगा, है ना, ये पूरा बोट्स है। ठीक है, और कुछ पेपर जो है सो ऑल, कुछ पेपर, कुछ ऑल सम बर्ड्स आर पेपर, ये बर्ड्स है ना, तो पेपर बोट्स वाले में भी तो कुछ जा रहा है ना, तो सम बोट्स आर बर्ड्स, ये सही है, तो पहला सही है। सम बर्ड्स आर पेन, कुछ बर्ड्स पेन, ये नहीं भी हो सकता। मैंने आपको ये एक पॉसिबिलिटी दिखाया है, ये पेन है, ये वर्ड है, ये बोट है, और ये पेपर है, तो ये मे भी नहीं करेगा, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। नो पेन्स आर बर्ड, ये भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो जो पूरी तरह से कहा जा सकता है, सो 1 1 इज द आंसर।
अगला है कि पर्सन गोज 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, देन ही गोज 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, आफ्टर दिस ही गोज 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग। तो इसको देखते हैं कैसे क्या हो सकता है इसमें। अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर टुवार्ड्स, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो कोई क्या किया, पहले 5 किलोमीटर गया नॉर्थ, एक फिक्स पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर क्या किया, राइट ये टर्न कर गया और 3 किलोमीटर गया, ठीक है। आफ्टर देन ही गोज 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट, आफ्टर दिस ही गोज 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू ही राइट, अगेन ये 5 किलोमीटर यहाँ पे आया, ठीक है। फाइनली ही गोज 4 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, मतलब यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, ठीक है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपको किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है, तो 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर और ये 4, टोटल 7 किलोमीटर ईस्ट में अपने फिक्स जगह से है। आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद है फिर से एक ऑर्डर है 2LO LMNO, ठीक है, PQRSTU ऐसे है, तो UVWX बीच में X होगा। सो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें X है, तो ये आंसर हो जाएगा। 2 3 4 5 6 तो हो ही जाएगा, है ना। अगला है कि इन द सीरीज ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर 1 to 24 इफ ईच 4 कंसिक्यूटिव नंबर फ्रॉम द लेफ्ट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना। मतलब कह रहा है कि 1 2 3 4 है तो उसको 4 3 2 1 लिखेंगे, फिर 5 6 7 8 है तो उसको 8 7 6 5 लिखेंगे, फिर 9 10 11 12 है तो 12 11 10 9 लिखेंगे, फिर 13 14 15 16 है तो 16 15 14 13, फिर 17 18 19 20 है तो 20 19 18 17, 4 4 को रिवर्स में करना है, फिर 21 22 23 24 होगा तो 24 23 22 21। नाउ क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल विद द 8th नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 10th नंबर फ्रॉम योर राइट, ठीक है। तो फ्रॉम राइट से आपको 10th नंबर कौन सा है, 10th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है सो आपको 10th नंबर है। सो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी द 8th नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 10th नंबर। तो 10th नंबर के लेफ्ट में, 10th नंबर के लेफ्ट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है। तो लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10वां नंबर के 8 में 8th नंबर, है ना, 10वां के लेफ्ट में 8वां नंबर, ठीक है। PXQ का मतलब ये होता है, PXQ का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, P क्रॉस X का P क्रॉस Q का मतलब है, ठीक है। P डिवाइड बाई Q का मतलब है P इज द सन ऑफ Q, एंड P माइनस Q का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो दैट Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P। चलिए देखते हैं, P ये का मतलब क्या हो गया, P इज द सन ऑफ R, R माइनस Q का मतलब क्या हो गया, R इज द सिस्टर ऑफ Q, इसका मतलब क्या हो गया, R इज द सिस्टर ऑफ Q, तो R जो है सो फीमेल है, ठीक है। और P इज द सन ऑफ R, R का बेटा कौन है, P इज द सन ऑफ R, तो P जो है वो मेल है, तो P जो है सो बेटा है R का, और R की बहन Q है। तो कैन आई राइट P की जो मदर है, P's मदर, P's का मदर है ना, R जो होगा P का माँ है, ठीक है। P's मदर इज R, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आसान सा है। नाउ अब देखिए, और R इज द सिस्टर ऑफ Q, तो क्या हो जाएगा, R इज द सिस्टर ऑफ Q, Q की सिस्टर है, ठीक है। नाउ सोचिए, तो Q इज द ब्रदर ऑफ
P is mother, Q is the brother of P is mother, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ इसमें कैची है, तो इस बेसिस पे तो पी वाई आर माइनस क्यू जो है सो एक सही होगा, बट क्यू इज़ द ब्रदर ही होगा, यानी आर इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू बोला है, आर जो है क्यू की सिस्टर है, बट क्यू तो मेल या फीमेल होगा ये पता नहीं है ना, क्यू मेल है या फीमेल ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सो ये तो मुझे मतलब ये पार्शियल सही है और पार्शियल सही नहीं भी है ना। अब बात करते हैं क्यू, इसका मतलब क्या होगा, ये तो होगा Q इज द ब्रदर ऑफ S, Q इज द ब्रदर ऑफ S। अच्छा, यहां बता दिया है कि Q इज द ब्रदर ऑफ S, S का भाई है, इसका मतलब यहां बता दिया है कि Q जो है सो मेल है, Q मेल है तो फिर ये जो है सो आपका सही है। समझ में आया मेरी बात आपको, ठीक है। Q इज द, इस दोनों को मिला करके ये ऑप्शन सही है। कैसे, पी बाई आर का मतलब होगा P इज द सन ऑफ आर, आर माइनस क्यू का मतलब हो गया आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू का सिस्टर है। अब हमें दिक्कत क्या था कि ये तो पता चल गया कि आर का बेटा है P, ठीक है, लेकिन हमको P बेटा है, P लड़का मेल है, सो पता चल गया, आर फीमेल है ये भी पता चल गया, हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि क्यू क्या है, क्यू मेल है या फीमेल, ये हमें कन्फ्यूजन था पहले ना। दूसरा स्टेटमेंट Q इंटू एक्स देखते हैं, तो इसमें क्या मतलब हो गया कि Q एक्स मतलब होता है Q इज द ब्रदर ऑफ S, तो Q भाई है S का, इसका मतलब Q हो गया मेल। अब जब Q मेल हो गया, ठीक है, तो Q मेल हो गया तो इसका मतलब देखिए Q और R जो है सो, Q जो है सो ब्रदर है और R जो है सिस्टर है, और R का जो बेटा होगा, R का जो सन है वो P है, तो P और Q का रिलेशन है Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, सो A शुड बी द आंसर, ठीक है। अगला, इन ए फैमिली ईच बॉय हैज मेनी सिस्टर एज ब्रदर एंड ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर एज सिस्टर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली। क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई फैमिली है, वहाँ पे हर बॉय, ईच बॉय हैज अ मेनी सिस्टर एज ब्रदर, हर बॉय को जितना भाई है उतना बहन है, और हर गर्ल को हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर का B हो जाएगा, और गर्ल्स का क्या हो जाएगा, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स बहन का कितना होगा, G-1 होगा, जैसे वहाँ पे किए हैं। अब क्या कह रहा है कि ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मेनी ब्रदर एज सिस्टर, जितनी सिस्टर है, ठीक है, उसका ट्वाइस नंबर ऑफ ब्रदर है, तो ब्रदर B है, तो ये आपको इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, G की जगह पर B-1 रखेंगे, तो B इज इक्वल टू 2 इंटू B-2, सो B इज इक्वल टू 2B-4, तो B इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 4 हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, तो 4 फीमेल हो गए, 4 B हो गए और 4 B हो गए, और अगर कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें रख दिए तो G की वैल्यू 4 - 1 विच इज़ 3, तो टोटल 7 लोग जो है सो इस फैमिली में, 7 भाई बहन ये लोग हैं। समझ में आया क्वेश्चन। हम लोग क्या किए कि पूरे फैमिली में मान लिए कि G नंबर ऑफ गर्ल्स है और B नंबर ऑफ बॉयज़ है। अब लड़का के लिए बोल रहा है कि हाउ मेनी जितना सिस्टर है उतना ही ब्रदर है, तो लड़का का सिस्टर कितना हो जाएगा, पूरे सारी गर्ल्स इसकी बहन ही होगी, और उसका भाई कितना होगा, अपना छोड़ करके जो भी बचा होगा, तो G इक्वल टू दोनों को इक्वल कर दिए। गर्ल्स के लिए बात करेगा तो भाई कितना है B, और गर्ल्स कितना होगा G-1, लेकिन इसे बोला है कि बॉयज़ की जो नंबर होगी वो गर्ल्स सिस्टर के नंबर का दोगुना होगा, तो ये लिख दिए, दोनों को वैल्यू पुट करके देख लिया कि हमने टोटल 7 करके है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आज जो हम लोगों ने किया है वो 2017 की जो जितने भी पेपर 1 to 120 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द 2023 पेपर, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं इशू लगे यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ALC की 2023 की जो पेपर हुई उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवार्ड्स देम। जितने भी आप सपने देखते हो, जितनी आपके ड्रीम्स है, वो सब ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकता है। एवरीथिंग इज अचीवेबल, बस ध्यान रखना है कि आपको उसकी तरफ कीप मूविंग टुवार्ड्स देम, ठीक है, उसकी तरफ आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।
विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग ALC के 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।